Hi everyone, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. After so long, I'm uploading a long form video and it is going to be nothing else but the IED study hacks which I used to score 97 on 100 in economics. I've already uploaded macroeconomic strategy videos, so do check it out if you haven't yet. And without any further delay, let's just see how I studied IED and how you can too. Okay, so the very first thing you guys need to understand is IED को as a burden on your economics समझना बंद कर दो. I understand we feel कि यार हिस्ट्री तो हम 10th में ही छोड़ आए थे, इसलिए थोड़ी ना हमने कॉमर्स ली थी. If you are a commerce student, of course ह्यूमैनिटीज़ वालों को पढ़ना होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि यार हिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ रही है. बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दो इस चीज़ को. इट्स नॉट दैट हार्ड ऑफ अ सब्जेक्ट. ठीक है, हमें पढ़ना नहीं आता इज़ अनदर थिंग, पर वो सब्जेक्ट हार्ड नहीं है. ऑल वी डू इज़ हम सोचते हैं कि यार हमें मगअप कर लेना चाहिए सारा का सारा, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है तो इस चीज़ को तो हम रट लेते हैं, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, इसको बार बार टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. नहीं, अगर ऐसा करोगे तो आपको बोरिंग लगेगा. You need to understand that IED is a subject which is woven through units and woven through units as a historical story. अब आप इसको स्टोरी की तरह कैसे इमेजिन करोगे? थिंक ऑफ इंडिया एज द मेन कैरेक्टर एंड यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक चॉइसेस बना रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस. कैसे कैसे उसने हर एक एस्पेक्ट में अपनी चॉइसेस लाई. एलपीजी फॉर्म करना था, वो चीज़ करी, उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया. कौन सी अदर पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी, पॉवर्टी हटाने के लिए क्या किया. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इंडिया के इकोनॉमिक डिसीजंस, इंडिया की पॉलिसीज़, इंडिया की स्कीम्स, वो सब हमें पढ़नी पड़ रही है. सो फर्स्ट वी आर नोइंग कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या हुआ था, लाइक एग्जैक्टली ऑन द डे और मे बी ऑन द टाइम जब इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था. ठीक है, उस टाइम का बता रखा है एंड देन फ्यूचर डिसीजंस बता रखे हैं. ठीक है, तो उसको उस तरह से एक स्टोरी लाइन की तरह समझोगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू एंड आपको बोरिंग नहीं लगेगा. और वो आपको हेल्प कैसे करेगा, आपको एक टाइमलाइन की तरह वो पूरा आईडी एज ए सब्जेक्ट याद हो जाएगा कि दिस इज़ हाउ द टाइमलाइन गोज़. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे. आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ पहले हुई थी, ये चीज़ बाद में हुई थी. डेट्स आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा एंड आप जब 2-3 बार रीड कर लोगे, 2-3 बार समझ लोगे तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद हो जाएंगी. देयर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल जहाँ पर आपको एक जितनी भी डेट्स है आईडी में उसका पूरा एक पीडीएफ मिल जाएगा. तो ट्राई एंड लुक फॉर दैट एंड उसको रोज़ पढ़ो, रोज़ समझो, तो आपको डेट्स भी याद होने लग जाएगी एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की. ठीक है, वो हो गया. एंड देन आई वुड सजेस्ट कि एक बार जब आपको डेट्स का कंफर्मेशन करना है, बेसिकली जब आप एक बार पढ़ लो चैप्टर फ्रॉम दी बुक, फ्रॉम दी रिफ्रेशर दैट यू आर यूजिंग, क्योंकि यूजुअली हम आईडी के लिए एनसीईआरटी प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो बहुत कंसाइज होता है. आपको बुलेट्स में आंसर्स नहीं मिलते हैं, आपको प्रॉपर पैराग्राफ बेस्ड डिस्टिंक्शन नहीं मिलता है उसमें. तो हम लोग यूजुअली रिफ्रेशर से पढ़ते हैं. तो एक बार रिफ्रेशर के बाद में एनसीईआरटी की रीडिंग या एनसीईआरटी का एक वन शॉट देख लो, ताकि आप एटलीस्ट ये कंफर्म कर पाओ कि जो डेट आपने रिफ्रेशर में पढ़ी है वही डेट एनसीईआरटी में है कि नहीं है. क्योंकि बोर्ड वाले एग्जामिनर्स विल बी स्टक ऑन एनसीईआरटी की डेट. दे वुडंट सी कि संदीप गर्ग में क्या दे रखी है, टीआर जैन में क्या दे रखी है. उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है जो एनसीईआरटी में डेट है उससे. तो कोई डेट में क्लैश तो नहीं हो रहा है, वो चीज़ देख लो एंड उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आंसर सेट करो. एंड ऑल्सो असर्शन रीज़न के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ वेयर आई लॉस्ट 1 मार्क इन एमसीक्यू. ठीक है, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग दिस इतना स्पेसिफिकली कि ज़रूरी नहीं है रिफ्रेशर सेम लाइन यूज़ करे टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट. एकदम सेम कॉन्सेप्ट सेम होगा, कोर सेम होगा, बट असर्शन रीज़न में मैटर ही वो लाइन करती है एंड वो लाइन आपके पास आएगी एनसीईआरटी से. और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो गया कि ये सही है या ये सही है. तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना ताकि आपको लाइन वाइज एक वो एक थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है कि ठीक है ये लाइन मैंने एनसीईआरटी में सेम पैराग्राफ में पढ़ी है. तो असर्शन रीज़न उसी चीज़ से सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है. ठीक है, अब आप स्टार्ट कैसे करोगे आईडी पढ़ना? ऐसा करना कि पहले आप एक वन शॉट वीडियो लगाना जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो. या तो अगर आपको रीडिंग का इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपको रीडिंग से ज़्यादा रिटेन होता है, तो एक समरी सॉर्ट ऑफ आप पढ़ लो पहले कि पूरे चैप्टर में हुआ क्या है, क्या बता रहे हैं वो. ठीक है,
फ्लो चार्ट है कोई तो उसके अकॉर्डिंग आप रिकॉल करने की कोशिश कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। जस्ट गेट अ समरी और बैकग्राउंड जिससे आप खुद रिलेट करके पढ़ना चाहो कि हाँ ठीक है, मैंने जब पहले पढ़ा था दिस इज़ व्हाट आई स्टडीड एंड इससे मुझे ये याद आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप पढ़ लो। फिर उसके बाद जब एक समरी देख ली या एक वन शॉट देख लिया आपने, उसके बाद उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना शुरू करो। एंड थियोरी में ना बुक गंदी कर लिया करो यार, अंडरलाइन करो, एनसर्कल करो, जो करना है करो, क्योंकि वही चीज़ें आपको विजुअल क्यूज़ की तरह याद रहती है एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम। जब आप बैठते हो और आप देखते हो कि अच्छा मैंने ये वाली चीज़ का शायद यहाँ पर सर्कल किया था एंड ये यहाँ पर गिवन था, एंड आपको वो याद आता है, एक्चुअली वो बुक का सीन याद आ जाता है कि ठीक है यहाँ पे ये लिखा था, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू राइट। तो उस चीज़ को फोकस करके थोड़ा सा पढ़ लेना प्लीज़। ठीक है, एंड कर लो बुक गंदी यार, कुछ नहीं होता, इतना साफ सुंदर रख के उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सर्कल करो, डेट्स को सर्कल कर लो, हर चीज़ करो आराम से, एंड उसको बहुत डिटेल में एक रीडिंग दो आफ्टर वॉचिंग द समरी। ठीक है, एक समरी हो जाएगी। अब क्या करोगे उसके बाद, जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, आप ना एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या कोई भी रिफ्रेशर पढ़ रहे हो, उसको इस तरह से पढ़ो कि क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से बनने वाला है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक चीज़ को पढ़ो कि जस्ट थिंक कि कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, व्हाट इज़ इट, वाई इज़ इट, उसके कॉजेज़ क्या रहे कि हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे उस डिसीजन के। ठीक है, हमने ये देखा कि इंडिया इज़ जस्ट मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस थ्रू आउट आर आईईडी। ठीक है, तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम या व्हाट वाज द फैक्टर, वाई वॉज इट इन द केस, क्या कॉजेज थे, एंड देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, जो डिसीजन लिया उसके हमने क्या मेजर्स लिए, एंड उन मेजर्स को लेने के कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे। समझ में आया? इस फ्रेमवर्क से अगर आप पूरे चैप्टर के हर टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको एक क्वेश्चन आंसर लेआउट अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा कि दिस इज़ हाउ आई हैव टू राइट माई आंसर्स, दीज आर द कॉजेज, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, एंड उसी तरह से उन्हीं पॉइंटर्स में आप अपने नोट्स भी बनाओ। कैसे बनाओगे? जैसे मान लो आपने लैंड रिफॉर्म्स वाला टॉपिक लिया, व्हाट वर द लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स करने की नीड क्या पड़ी। ठीक है, नीड पड़ी तो हमने उसको एक्चुअल में कैसे किया, क्या मेजर्स लिए गए, एंड देन उन मेजर्स को लेने के फ़ायदे क्या हुए, एंड कुछ नुकसान जो थे वो क्या हुए। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव भी बता रखे, नेगेटिव भी बता रखे, एंड दोनों इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस भी पूछते हैं इन एग्ज़ाम, तो उस तरह से हर सब्जेक्ट को याद करो, प्रिपेयर करो। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी इट फॉर द स्टडीइंग पार्ट कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है। पहले वन शॉट या कोई समरी रीड करो, उसके बाद चैप्टर पर जाओ, चैप्टर को एक थॉरो गुड रीडिंग दो, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स, एनसर्कल करो। ये सब कर लिया, उसके बाद आप एक फ्रेमवर्क की तरह इस चीज़ को समझो कि ये टॉपिक था, व्हाट, वाई, हाउ इट वॉज करेक्टेड, एंड देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉजेज, मेजर्स, कॉन्सिक्वेंसेज, दे फॉर्म द कोर ऑफ आईईडी। तो ये आपको हर टॉपिक के पता होना ज़रूरी है, तो पढ़ो ही इस तरह से कि आपने याद ही यही करा है। ठीक है, और एनसीईआरटी की रीडिंग देनी है, एनसीईआरटी से डेट्स मैच कर लेनी है। या दैट्स इट फॉर द स्टडीइंग पार्ट। ओके, नाउ लेट्स स्विच टू आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो अब आंसर्स के लिए हमें क्या करना है, आंसर्स के लिए एक बेसिक सिंपल फॉर्मेट जो आप हर जगह यूज़ करते हो, इंट्रो, हेडर्स, सब हेडर्स, छोटी सी एक्सप्लेनेशन, एंड देन सारा ऐसे करके 2 या 3 लाइन का कंक्लूजन। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट ईच एंड एवरी आंसर इन आईडी, क्योंकि ये थियोरी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में 2 लाइन लिखो, भले ही यूज़ इट एज अ डेफिनेशन, कोई भी आपसे चीज़ पूछिए उसको डिफाइन कर दो इंट्रोडक्शन में, देन स्विच टू द मेन थिंग दैट इट इज़ आस्किंग। ठीक है, अब मेन चीज़ को कैसे लिखना है, स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट हेडर्स, हेडर्स पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब अभी पढ़ रहे हो तो ये चीज़ समझते हुए चलो कि मैं इसका हेडर क्या देने वाला हूँ, क्या हेडिंग देने वाला हूँ, क्योंकि एग्जामिनर को 1000 कॉपीज़ चेक करनी है, उसके पास नहीं टाइम है पूरी आपकी कॉपीज़ रीड करने का। तो हेडर्स से दिखाता है वो कितना क्लियरली आपने अपने आंसर को प्रेजेंट करा है, और जितना क्लियरली आप प्रेजेंट करते हो उतना एग्जामिनर को जल्दी समझ में आता है कि ठीक है बच्चे को आता है कि नहीं आता है। पैराग्राफ्स में लिख के आओगे, इट विल शो कि यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट योर आंसर, तो वो उसको बैठकर पढ़ेगा। बट अगर आप क्लियरली हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से डिस्टिंक्शन बनाते हो किसी आंसर में, तो उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
कीवर्ड्स आप मार्क करके आओगे अपने आंसर में भी, तो वो क्या करेगा, बस हेडर देखेगा, एक दो जो आपने कीवर्ड मार्क करे हैं उसको लगेगा कि हाँ ठीक है इसने सही लिखा है अंदर, एंड वो आगे शिफ्ट कर जाएगा। मे बी अगर आपने कुछ इधर उधर भी कर दिया है तो वो ध्यान नहीं देगा। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तो बहुत स्पेसिफिक और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एंड डू नॉट मिक्स देम अप विद अनदर टॉपिक्स, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। हेडर्स, सब हेडर्स, उनकी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन, हर सब हेड को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना इज़ इनफ। अगर आपके पास 6 मार्कर भी है ना, आपके पास 5 चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए या 4 चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको 2-3 लाइन की आप एक्सप्लेनेशन करोगे, इट्स इनफ। क्योंकि आपने डेफिनेशन दे दिया आपकी इंट्रोडक्शन में, देन जो मेन आंसर है वो आपने 4 पॉइंट्स का, 5 पॉइंट्स का दे दिया विद 2 to 3 लाइन्स की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एंड देन लास्ट में आपने कंक्लूड कर दिया। इट्स इनफ फॉर अ 6 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। एंड उस पर भी बोनस पॉइंट क्या होगा, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, कुछ ना कुछ ऐसा डायग्राम जो आप बना पाओ। एंड पता है क्या होता है, 1000 कॉपीज़ चेक करने में वो सोने के नौबत पे आ जाता है इंसान, क्योंकि सेम चीज़ आप कितनी बार चेक करोगे, कितनी बार पढ़ोगे। जैसे ही आप किसी आंसर के लिए माइंड मैप बनाते हो, वो उस इंसान की आंखें खुल जाती है, माइंड मैप आया भाई, कितनी सुंदर लग रही है ये कॉपी, माइंड मैप देखने में सुंदर लगता है, तो एक अट्रैक्शन बनता है आपकी कॉपी की टुवर्ड्स, एक पॉजिटिव व्यू बनता है फॉर चेकिंग फर्दर क्वेश्चंस। तो अगर आप कुछ ऐसा माइंड मैप बना दोगे तो ऑलरेडी आप एक बोनस पॉइंट पे हो, आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल चुके हैं उस एग्जामिनर से, ठीक है। तो ध्यान रखना, कहीं भी फ्लो चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट बनाओ, एंड फ्लो चार्ट अपने नोट्स में, अपने जो पॉइंटर्स बना रहे हो उसमें भी बनाओ, अपनी बुक्स में भी बनाओ, क्योंकि बॉक्सेस एंड एरोज मेक थिंग्स अट्रैक्टिव, दे एक्ट एज विजुअल क्यूज, एंड आपको वो ज़्यादा बेटर रिकॉल होता है। बहुत सिर्फ रिटन टेक्स्ट इतना ज़्यादा याद नहीं होगा जितना आपको एक माइंड मैप, एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम याद होगा, ठीक है। तो विजुअल क्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स एंड इवन व्हेन यू आर स्टडिंग योर सेल्फ। तो खुद पढ़ते टाइम भी फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, ये सारी चीज़ें बनाओ, ताकि वो जो बॉक्सेस और एरोज हैं आपको एकदम याद रहे अपने दिमाग में, प्रॉपर फ्रेमवर्क की तरह कि दिस इज़ हाउ आई हैड रिप्रेजेंटेड दिस टॉपिक, एंड इसी तरह से मुझे ये एग्जाम में आंसर में भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग भी समझ में आई, इंट्रोडक्शन देना है, उस इंट्रोडक्शन में भले डेफिनेशन लिख दो, भले एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी लाइन लाइक दीज वर द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्वेश्चन को ही कुछ ना कुछ घुमाकर वापस से लिख दो, एंड देन दीज वर द मेजर्स या दीज वर द कॉजेज, ऐसे करके आप अपने मेन आंसर पर आए। उसमें आपको हेडर्स और सब हेडर्स में डिवीजन करके बस अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जो भी पॉइंट आप बता रहे हो अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा फोर्सेबली हर चीज़ पढ़नी ना पड़े एंड वो आपकी गलतियाँ पकड़ने के लिए मजबूर ना हो, ठीक है। वो चीज़ करो, एंड देन लास्ट में एक छोटा सा 2 या 3 लाइन का कंक्लूजन, उसमें भी वही दीज वर द फैक्टर्स विच लेड टू दिस कंडीशन, दैट कंडीशन, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपके क्वेश्चन स्पेसिफिक है वो आप लिखो, एंड देन एंड योर आंसर एंड ब्राउनी पॉइंट्स फॉर फ्लो चार्ट्स, फॉर माइंड मैप्स, इफ़ यू पुट इट। आपको खुद को भी बेटर याद होता है जब आप लिखते हो। एक फ्लो चार्ट बनाओगे, यू कैन योर सेल्फ जम्प बैक टू इट कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर तो कर लिए ना एटलीस्ट, तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। एंड दैट्स इट फॉर आईडी यार, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है, बस उसको स्टोरी की तरह समझो, आराम से उसको पढ़ो, थोड़ा सा टाइम दो एंड हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर आईडी, आई होप यू ऑल विल डू अमेजिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी स्ट्रैटेजी देख लेना अभी के अभी साथ में, ताकि दोनों का आइडिया लग जाए, एंड अब जब रिविजन का टाइम है तो यही चीज़ फॉलो करना, वन शॉट देखना, एक अच्छी सी रीडिंग देना अपनी बुक को रीड करने के बाद एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हर चीज़ को समझना, रिकॉल करना, माइंड मैप्स बनाना, एंड यू आर गुड टू गो। ऐसे एज सच आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है अगर आप उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ रहे हो तो, बाकी सैम्पल पेपर्स करोगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वैसे ही हो जाएगी, प्री बोर्ड्स में हो जाती है, मॉक टेस्ट में हो जाती है। सो या you are good to go and all the best for your exams. I'll see you in my next videos. तब तक के लिए take care and bye bye.